हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ सुपरवर्स में। और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 5। पर्सनली ये जो एपिसोड है मुझे थोड़ा स्लो लगा, क्योंकि इस एपिसोड में हर एक कैरेक्टर के स्टोरी को थोड़ा बिल्डअप किया गया है और उनके स्टोरी को क्लोजर भी दिया गया है। और इस एपिसोड में एक मेजर कैमियो भी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन वॉकर को भागते हुए, और भागते भागते वो पहुंच जाता है एक वेयर हाउस में। और वहां पहुंचने के बाद उसे लमार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसके फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं। और कॉमिक्स में भी ऐसा हमने होते हुए देखा है। जॉन वॉकर के पेरेंट्स के डेथ के बाद भी उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके भी फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं। और कभी कभी वो उनसे अपने मन ही मन में बातें भी करता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सैम और बकी भी जॉन के पास पहुंच जाते हैं शील्ड वापस लेने के लिए। और जो जॉन है वो शील्ड वापस देने से मना कर देता है, और फिर इन तीनों के बीच में एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो फाइटिंग सीक्वेंस है, ये फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही अच्छा है। और ये फाइटिंग सीक्वेंस काफ़ी हद तक सिविल वॉर के फाइनल बैटल से थोड़ा रिजेंबल करता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है उस फाइटिंग सीक्वेंस से। और यहाँ पे वही सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे बकी इन 2v1 के सिचुएशन में है। और इस फाइटिंग सीन में भी सिविल वॉर के फाइनल बैटल की तरह शील्ड का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो फाइट सीन है मुझे काफ़ी ब्रूटल लगा, और एमसीयू में मैंने ऐसे ब्रूटल फाइट सीन तो अभी तक देखे नहीं थे। और इन सीन्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जॉन है वो सैम और बकी के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि शो के इस पॉइंट तक जो जॉन है वो सुपर सोल्जर सीरम कंज्यूम कर चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सैम है वो अपने हुक का यूज़ करके जॉन से शील्ड लेने की कोशिश करता है, मगर सैम ऐसा कर नहीं पाता है। और जो जॉन है सैम को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब ये जो सीन है ये मुझे काफ़ी सिमिलर लगा सिविल वॉर के उस सीन से, जब फाइनल बैटल में कैप टोनी के ऊपर चढ़ता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जॉन है वो सैम की तरफ देख के बोलता है कि आई एम कैप्टन अमेरिका, और चिल्लाते हुए जो सैम के एक्सोसूट का जो विंग है उसे तोड़ देता है। और उसके बाद से उसी तरीके से सैम को मारने की कोशिश करता है जिस तरह से उसने उस फ्लैग स्मैशर के मेंबर को मारा था। और तभी बकी सैम को बचाता है। और बचाने के बाद सैम और बकी मिलके जॉन से शील्ड लेने की कोशिश करते हैं। और शील्ड लेने की कोशिश करते समय जो जॉन है उसका लेफ़्ट हैंड टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सैम और बकी को टॉरस के साथ, और बकी जो है वहाँ से निकल जाता है ज़ीमो को ढूंढने के लिए। और फिर जो टॉरस है सैम के पास आता है, और सैम के पास जो बैग पड़ा हुआ होता है उसमें से विंग्स निकाल के सैम से पूछता है कि ये कैसे टूटे। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्लू मिल रहा है हमें कि जो टॉरस है वो आगे जाके फैल्कन का मेंटल लेगा, क्योंकि जो फैल्कन है, जो सैम है, अब वो तो कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेने वाला है। तो जो फैल्कन है अब वो कौन बनेगा? अब वो बनेगा टॉरस। क्वाकिन टॉरस जो है आगे जाके फैल्कन बनता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सैम है वो वहाँ से शील्ड लेके चला जाता है। और जब टॉरस उससे पूछता है कि तुम विंग्स लेके नहीं जाओगे, तो सैम उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इसे रख लो। ठीक है? उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जॉन है उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, और एक कोर्ट रूम है और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए हैं। और सीनेटर जॉन से बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास जितने भी प्रिविलेज थे एज अ कैप्टन अमेरिका, एज अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के सोल्जर होने के नाते तुम्हारे पास जितने भी प्रिविलेज थे वो सब तुमसे छीन लिए जाते हैं। और तुम्हारे जितने भी और तुम्हारे पास जो कैप्टन अमेरिका का टाइटल है वो भी तुमसे ले लिया जाता है। और इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं वैलेंटीना की एंट्री। अब वैलेंटीना कौन है? इनको कॉमिक्स में मैडम हाइड्रा के नाम से भी जाना जाता है। पहले इनका नाम मैडम हाइड्रा नहीं होता है, वैलेंटीना इनका नाम होता है, वैलेंटीना कॉन्टेसा। बहुत ही लंबा सा नाम है। और पहले तो ये शील्ड के लिए काम करती है, और शील्ड के बहुत ही हायर पोस्ट में ये होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये निक फ्यूरी की लव इंटरेस्ट भी होती है कॉमिक्स में। और आगे जाके ये हाइड्रा ज्वाइन कर लेती है, और इसके बाद ही इनका नाम पड़ता है मैडम हाइड्रा। और वैलेंटीना जाते जाते जॉन से ये भी कहती है कि उसे मालूम है कि वो सीरम ले चुका है, और उसे ये भी मालूम है कि जो जॉन है उसके पास शील्ड नहीं। और वो कहती है कि उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्ली के ग्रुप को, फ्लैग स्मैशर्स को, अपने पुराने इलाके में आते हुए, जो वो इलाका जो सील कर दिया गया है जीआरसी के द्वारा।
और इसके अगले सीन में फाइनली हमें दिखता है बैरन ज़ीमो, और ज़ीमो होता है सोकोविया में, और वहाँ पे वो अपने फैमिली के रेस्पेक्ट पे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बकी भी आ जाता है और बकी के हाथ में होता है गन। और फिर ज़ीमो और बकी के बीच में कुछ डिस्कशन चलते हैं कार्ली को लेके, और ज़ीमो बोलता है कि अब कार्ली जो है बियॉन्ड सैल्वेशन है, मगर वो बकी की तरफ देख के बोलता है कि मगर तुम्हें तो लिटरली मारने के लिए ही प्रोग्राम किया गया था। तो वो बोलता है कि अपना काम करो, और जो बकी है ज़ीमो की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है, मगर कुछ होता नहीं है क्योंकि गन लोडेड नहीं होती है, गन खाली होती है। उसके बाद हम देखते हैं डोरा मिलाजे के ग्रुप को जो ज़ीमो को लेने के लिए आए होते हैं। 3 डोरा मिलाजे होते हैं, उनमें से जो 2 डोरा मिलाजे हैं वो ज़ीमो को लेके चले जाते हैं, और जो एयो है वो बकी के पास रुकती है और उससे कहती है कि हम उसे राफ्ट में लेके जाएंगे। एयो है वो बकी से कहती है कि तुम वकांडा से कुछ दिनों के लिए दूर रहना वकांडा से, और एयो जा रही होती है तो जो बकी है पीछे से एयो को बुला के उससे कहता है कि मुझे एक फ़ेवर चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सैम को जो मिलने के लिए जाता है आइज़ाया ब्रैडली से, और वो उनसे जाके एग्जैक्टली पूछता है कि आपके साथ हुआ क्या, जब आपको सीरम मिला उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। तो आइज़ाया उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, घर के अंदर लेके जाते हैं और उन्हें अपनी बीवी की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बीवी की तस्वीर है, और इसकी डेथ हो गई जब मैं 30 सालों तक जेल में था। जब मैं जेल में था तभी इसकी डेथ हो गई। इसके बाद जो आइज़ाया है वो सैम से कहते हैं कि तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम कुछ गिने चुने लोग ही थे, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स। तो हमें कुछ गिने चुने लोगों को ही वो सीरम दिया गया था, और वो सीरम हमें दिया गया था टेटनस के नाम पे। और इसके बाद हम मिशंस पे जाते रहे, और धीरे धीरे करके हम में से कुछ लोग जो हैं वो सीरम की वजह से कुछ लोग मर भी गए। तो एक दिन हम कोरियन वॉर के दौरान हम एक मिशन पे गए थे, तो हम में से जो 2 लोग थे उन्हें कैप्चर कर लिया गया। तो जब मैं मिशन से वापस आया तो मैंने ये खबर सुना कि जो गवर्नमेंट है वो उन 2 सोल्जर्स को मारने का प्लान कर रही है। तो मैंने ठान लिया कि वो 2 मेरे पार्टनर्स हैं, तो उन्हें मैं कैसे मरने दूँ। तो एक दिन मैं मिलिट्री फैसिलिटी से निकल के रात को उन दोनों को बचाने के लिए गया, मगर बचाने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। और फिर बाकी जितने भी सीरम जिन जिन को दिया गया था सब धीरे धीरे करके मर गए। आखिरकार मैं ही था जो अकेला बच गया था, और फिर मुझे बंदी बना लिया गया और 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि जब कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में जब कैप अपने दोस्तों को बचा के वापस आते हैं, रेड स्कल ने जिन दोस्तों को बंदी बना दिया था कैप ने, उनको बचा के जब वापस आते हैं तो कैप को बहुत अच्छी तरीके से कैप का स्वागत किया जाता है, उनको मिलिट्री में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरे तरीके से वो कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं। मगर यहाँ आइज़ाया ब्रैडली के केस में एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। आइज़ाया को उल्टा बंदी बना लिया जाता है और उनके ऊपर 30 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब ये सब सुन के जो सैम है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और वो मिस्टर ब्रैडली से कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें ये जो आपकी जो स्टोरी है ये बाहर लेके आनी चाहिए। मगर मिस्टर ब्रैडली कहते हैं कि नहीं, मुझे अब मतलब कि मेरा नाम मुझे बाहर लेके आना नहीं है, मैं शांति से अपनी बची कुची ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद सैम मिस्टर ब्रैडली के घर से निकल जाता है, और फिर हम उसे देखते हैं अपनी बहन को कॉल करते हुए। इसके बाद हम सैम को देखते हैं सीधा उसके घर में, और वो अपने नेफ्यूज़ के साथ होता है, और वो अपनी बहन से भी कुछ बातें करता है और उससे पूछता है कि हमें ये बोट को जैसे भी करके फ़िक्स करना है। और वो अपनी बहन से पूछता है कि अभी यहाँ पे कौन कौन है जो हमारे मम्मी पापा को कुछ फेवर वो करते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि है कुछ लोग। तो फिर जो सैम है वो सबको कॉल करता है, तो सब आते हैं सैम और उसकी बहन की मदद करने के लिए, और मदद कर ही रहे होते, सब काम कर रहे होते। तो इस टाइम पे एंट्री होती है बकी की, और बकी के पास होता है एक स्पेशल केस जिसमें होता है सैम का नया आर्मर। और तभी एक मोन्टाज वीडियो स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सैम और बकी को बोट फिक्स करते हुए। और बोट फिक्स करके जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तो तब हम देखते हैं कि जो बकी है वहाँ से जा रहा होता है। तो सैम उसे रोकता है और कहता है आज के लिए कहीं जाओ मत, आज यहीं रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जॉन को जो मिलने के लिए गया होता है लमार के पेरेंट्स को,
और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसने उनके बेटे की मौत का बदला ले लिया है। और इतना कह के थोड़ी उनसे बातें करके और जो जॉन है वहाँ से निकल जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैरन को बैट्रॉक को हायर करते हुए, और वो भी कार्ली की मदद करने के लिए। पहले तो बैट्रॉक मना कर देता है, मगर जो शैरन है उसे डबल पैसा ऑफर करती है, तो जो बैट्रॉक है वो मान जाता है। और यहाँ पे शैरन का क्या सीन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शैरन पावर ब्रोकर है या नहीं है, या वो अभी अपने गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, या वो डबल एजेंट है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं बकी को जो होता है सैम के घर पे, और फिर वो उठ के जाता है सैम के पास। सैम उस टाइम पे अपनी बोट पे काम कर रहा होता है, तो जो बकी है वो सैम की जाके थोड़ी मदद करता है, और फिर दोनों मिलके बोट के इंजन को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी सैम की बहन वहाँ आती है और कहती है कि जो काम तुम्हें नहीं आता है वो मत करो और यहाँ से चले जाओ। और फिर दोनों चले जाते हैं, और दोनों आपस में बात करते हुए शील्ड के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो बकी है वो सैम को बताता है कि स्टीव और मैंने दोनों ने मिल के डिसाइड किया था कि शील्ड तुम्हें देना है। तो और बाकी उसके बाद फिर उस नोटबुक के बारे में भी बात करता है कि जो नोटबुक पहले स्टीव के पास हुआ करता था वो अभी उसके पास है। और उस टाइम पे जो बकी है ये भी बताता है कि हम पहले थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि एक ब्लैक मैन को शील्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मगर फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि तुम ही इसके असली हकदार हो। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और जो बक सैम सैम है वो बकी से कहता है कि कार्ली रुकेगी नहीं। तो फिर बकी कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी लीड मिलता है तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद एक छोटा सा मोन्टाज वीडियो है जो सैम का शील्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए, और सैम अच्छी तरह से शील्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्ली को जो है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे वो वेट कर रही है बैट्रॉक का। और क्योंकि बैट्रॉक को जो है शैरन ने हायर किया है कार्ली की मदद करने के लिए, और बैट्रॉक जो है एक वेपन केस लेके आता है और कार्ली के एसोसिएट को दिखाता है। और कार्ली का जो एसोसिएट है वो कार्ली को फिर बोलता है कि अब हम क्रिमिनल के साथ काम कर रहे हैं। तो कार्ली कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं, हम ऑलरेडी क्रिमिनल हैं। और उसके बाद जो कार्ली है वो फ्लैग स्मैशर्स के मेंबर को एक्टिवेट कर देती है जो न्यूयॉर्क में है। तो बैट्रॉक उस टाइम कहता है कि मैं तुम्हारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं आया हूँ, मैं फैल्कन को मारने के लिए आया हूँ। तो फिर कार्ली कहती है कि तुम्हें फैल्कन को मारने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैम को जो टीवी में जीआरसी वोट का जो प्रीमियर हो रहा है वो देख रहा है। तभी उसको कॉल आता है टॉरस का, और टॉरस कहता है कि फ्लैग स्मैशर्स का जो एक पिंग है वो न्यूयॉर्क में एक्टिवेट हुआ है। इसके बाद जो सैम है टॉरस को थैंक यू कहता है और कहता है कि इसके आगे मैं हैंडल कर लूँगा। और उसके आगे हम देखते हैं जीआरसी हेडक्वार्टर में, जहाँ पे पैच एक्ट के लिए वोटिंग चल रही है कि रिफ्यूजीज़ को जो है वापस भेज दिया जाए या उन्हीं के कंट्री में रखा जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्लैग स्मैशर के मेंबर को जो इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं सैम को जो अपने नए सूट का जो केस है उसे खोलता है और अपने नए सूट की तरफ देखता है। और जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम देखते हैं जॉन को अपना खुद का शील्ड बनाते हुए, और वो अपने शील्ड में जो उसको जो मेडल ऑफ ऑनर मिला था वो भी उसे अपने मेडल ऑफ ऑनर को भी लगा देता है। और ये जो सीन है आयरन मैन 1 का, वो आर्मर बनाने वाले सीन से बहुत मैच करता है जब टोनी अपना आर्मर केव में बनाता है। सो गाइस, तो ये था मेरा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही सुपर हीरोज़ से रिलेटेड कंटेंट के लिए, कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।